हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गाड़ी चलानी है तो क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको हिंदी में बोल दूं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमको गाड़ी चलानी होती है तो हमको क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिनको पूरा करना होता है। उसके बाद हम चाहे ओला उबर हो या फिर टेम्परली यूज कर रहे हो या फिर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर ही गाड़ी चलानी हो तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के ना कमेंट आए थे करीब एक हफ्ते से। काफ़ी सारे भाइयों के ये भी एक कमेंट है कि आसिफ भाई, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो गाड़ियां चलाने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसके हिसाब से एक व्लॉग बना दो। तो उसका ही एक ब्लॉग है, क्योंकि मैं सारे भाइयों की कोई भी कमेंट होते हैं अगर ब्लॉग बनाने के लिए बोलते हैं तो उनके लिए एक ब्लॉग बना देता हूँ। चाहे मेरे पास एक बंदे का डीएम आए या फिर कमेंट आए, कुछ भी लेकर के। अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिस पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी एक ब्लॉग बना दूंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर लूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गाड़ी चलानी है, टेम्परेली जाना है या फिर वापस आ जाना है या फिर हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आपको गाड़ी वहाँ पे ही चलानी है किसी भी स्टेट्स में। चाहे वो मतलब जैसे कि यूपी है, अगर यूपी से बंदा रहने वाला है या फिर वो राजस्थान में चलाना चाहता है, अपनी गाड़ी वहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है, या फिर राजस्थान का जो बंदा है अगर यूपी में शिफ्ट होना चाहता है, जैसे मैं गुजरात में हूँ, अगर मुझे राजस्थान में शिफ्ट होना है या फिर मुझे महाराष्ट्र में शिफ्ट होना है तो मुझे अपनी गाड़ी अगर वहाँ पे चलानी है, ओला उबर हो या कोई भी कैब एग्रीगेटर्स कंपनी हो, अगर वहाँ पे मुझे चलानी है तो इस गाड़ी को मैं वहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या फॉलो करने पड़ते हैं, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं उस उधर स्टेट में जा कर के अपनी गाड़ी टेम्परेली या फिर लाइफ टाइम के लिए मैं वहाँ पर चला सकूँ। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है या फिर आप टेम्परेली यूज कर रहे हैं, जैसे कि माना जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, आजू बाजू में बहुत सारे स्टेट हैं, अगर वो चाहते हैं मैं दिल्ली में काम करूंगा या फिर कहीं भी मतलब दिल्ली से या फिर अपने स्टेट से दिल्ली में जाना है या उधर स्टेट में मुझे कहीं जाना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो अगर आप टेम्परेली यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑल इंडिया परमिट टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू उसी स्टेट में जाके चलाना चाह रहे हैं, उस स्टेट से बाहर आपको नहीं जाना है, फिर उसी के स्टेट के अंदर चलाना है, तो वहाँ पे ऑल इंडिया परमिट है, या फिर आप टेम्परेली यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा सकते हो। कोई भी गाड़ी कैसी भी है, वहाँ की जो पॉलिसी है, जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ पे कितने साल पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं, आपके पास नई है या फिर पुरानी है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं अगर जैसे गुजरात से मुंबई जा रहा हूँ कोई बुकिंग लेके, फिर वहाँ से टेम्परेली मैं वापस आ जाऊँगा, तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से अगर मुंबई जाना है तो मुझे महाराष्ट्र का टैक्स पे करना है। अगर 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, तो जैसे हिसाब से वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टैक्स भरने की, वो जो भर के जा सकता हूँ मैं, फिर वापस अपना जो काम है वहाँ पर कंटिन्यू करके वापस आ सकता हूँ। फिर अगर वहाँ से मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी को ले जाके अगर महाराष्ट्र में मुझे कंटिन्यू चलानी है, मैं अपना वहाँ पे शिफ्टिंग होने वाला हूँ या फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा हमेशा के लिए, और इसी गाड़ी को मैं वहाँ पे चलाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे कि माना मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, आप कहीं से भी कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप वहाँ से होंगे। मैं एक एग्जांपल करके आपको बता रहा हूँ और मेरी गाड़ी के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे महाराष्ट्र जाना है तो सबसे पहले मुझे अगर वहाँ पे काम करना है तो वहाँ पे काम करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ी को पैसे बचाने हैं या फिर मुझे पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, तो मैं ऑल इंडिया परमिट टैक्स भरूँगा 1 साल का। तो ऑल इंडिया परमिट टैक्स भर के मैं महाराष्ट्र के अंदर गाड़ी 1 साल तक का भरता हूँ, तो 1 साल तक मैं महाराष्ट्र के अंदर गाड़ी अपनी इसी नंबर प्लेट पे, इसी नंबर के साथ मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। ओला उबर में अटैचमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता दूँ। जिस जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का रेसिडेंसी प्रूफ लगेगा, और जो वहाँ के स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स कैरी होंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। हर स्टेट की अपनी एक अलग अलग पॉलिसी होती है। वो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, दूसरा जो ऑप्शन है ना, जैसे माना मैं अगर महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा हूं और मुझे वहीं काम करना है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे लिए ये है, मैं अपनी गाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र का आरटीओ है वहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर
चेंज करा सकता हूँ, ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी वहाँ के टर्म एंड कंडीशन के अंदर आती है, मेरी गाड़ी जो कॉमर्शियल है अगर वहाँ के टर्म एंड कंडीशन में आती है तो मेरी गाड़ी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो मेरा नंबर है ना GJ6, GJ मतलब गुजरात, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी सारे भाइयों के ये भी कमेंट रहते हैं कि आसिफ भाई आप कहाँ रहते हो, तो मैं आपको बता दूँ मैं रहता हूँ गुजरात में और सिटी है मेरा वडोदरा। तो अगर मेरा जो नंबर है ना वो GJ में आता है, अगर मुझे अपना यहाँ से गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ का अगर MH नंबर आएगा तो मेरी गाड़ी MH की हो जाएगी। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुझे ना ही परमिट टैक्स भरना है, ना ही कुछ टैक्स भरना है, सिर्फ टोल टैक्स पे करना है अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो। ट्रांसफ़र होने के बाद अगर हम ट्रांसफ़र गाड़ी नहीं करा रहे हैं तो जितने टाइम हम वहाँ रह रहे हैं तब तक हमको ऑल इंडिया परमिट टैक्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ऑल इंडिया परमिट टैक्स यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर है ना आपको खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप गाड़ी को ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आप ऑल इंडिया परमिट टैक्स यूज़ करते हैं तब भी आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी हर साल की। लाइफ टाइम में अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र ही करा रहे हैं तब भी आपको खर्चा भरना पड़ेगा, ज़्यादा ही आएगा। तो इन सब खर्चों से बचने के लिए जो ही एक ही रास्ता है कि आप अगर जहाँ भी शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे गाड़ी परचेज़ करके अपना काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी परचेज़ ही नहीं करनी है, तो आपके लिए ये 2 ऑप्शन है, या फिर आप ऑल इंडिया परमिट टैक्स भर के काम कर सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं जिस स्टेट में आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ब्लॉग उन्हीं भाइयों के लिए जो मुझे इंस्टाग्राम पे DM किए थे और कमेंट मुझे किए थे। कमेंट मिलेंगे तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो एक भाई का और कमेंट है, अल्टो गाड़ी है कि मेरे पास मुझे महाराष्ट्र में अपनी गाड़ी को शिफ्ट कराना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है। तो रूल्स हर स्टेट हर सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, वहाँ पे आप फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन 2 ही होती हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस स्टेट की पॉलिसी क्या है उसको चेक करना है। उसके बाद अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराओ या फिर ऑल इंडिया परमिट टैक्स पे करो। 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक स्टेट की दूसरे स्टेट में गाड़ी चलानी है उसके लिए वही सिस्टम है, या फिर आप जब जा रहे हो तब पे कर सको, या फिर आपको कंटिन्यू उसी स्टेट में चलना है, उसी लाइन पे आपको चलना है, रोज़ आना है रोज़ जाना है, एक बुकिंग 2 दिन 4 दिन के लिए। तो लोग जो है ना मुंबई नहीं, दिल्ली के जो आसपास रहते हैं ना वो 1 महीने का टैक्स पे कर देते हैं या फिर 6 महीने का टैक्स पे कर देते हैं, या फिर वो अपनी गाड़ी को लाइफ टाइम के लिए ही ऑल इंडिया परमिट 1 साल के लिए ही करा लेते हैं। और कुछ भाई है ना मतलब पूरी गाड़ी को 5 साल के लिए भी ऑल इंडिया परमिट टैक्स में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें 5 साल तक जो भी रिन्यूअल होता है उनका परमिट टैक्स जो भी होता है उसको भी लोग करा लेते हैं। आपके पास इतना बजट नहीं है 1-1 साल भरना है, 1-1 साल भरते हैं। ज़्यादातर लोग देते हैं ना 5 साल का तो बहुत ही कम लोग मतलब ऑल इंडिया परमिट टैक्स पे करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना 6 महीने का 1 साल का इतना ही यूज़ करते हैं। और जो दिल्ली NCR के अंदर रहते हैं ना, टैक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे काफ़ी सारे भाइयों ने बताया है कि दिल्ली NCR का जो परमिट टैक्स आता है ना वो 35,000 रुपये है। और बाकी इधर उधर जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का मैंने जो न्यूज़ में मतलब पेपर में या साइट पे देखा है ना वो 20,000 के आसपास है, 20,000 तो 20,000 रुपये मैक्सिमम आता है एक छोटी गाड़ी का। जैसी आपके पास गाड़ी होगी उसके हिसाब से आपका परमिट टैक्स और जो रूल्स के हिसाब से हर स्टेट हाल है। मैं आपको फिर से बता दूं, हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से आपका टैक्स लगता है। माना मैं अगर गुजरात में रहता हूँ, मुझे राजस्थान जाना है 1-2 दिन के लिए, कहीं भी जाना है तो मैं 1-2 दिन का भी टैक्स पे करके आ सकता हूँ। MP में जाना है तो 2 दिन 4 दिन जितने दिन रुकना है मुझे वहाँ पे टैक्स पे करना है। जैसे माना मुझे क्रॉस करना है तो 1 डे का क्रॉस करके वहाँ से चले जाना है। जैसे माना अगर मैं गुजरात से चला तो बीच में मेरा MP आएगा, फिर मेरा UP आएगा, राजस्थान भी आएगा। तो अगर राजस्थान होके जाऊँगा तो राजस्थान भी आएगा, UP भी आएगा। अगर MP होके जाऊँगा तो MP आएगा, फिर UP आएगा। फिर आगे मुझे जहाँ भी जाना है ना तो सारे स्टेटों के टैक्स भर के मुझे जाना है। फिर आने के टाइम पे भी वही टर्म एंड कंडीशन रहेगी, सेम टू सेम। फिर वहाँ पे आप जब जिस स्टेट में जा रहे हैं ना वहाँ पर आप जितने दिन रुकने वाले हैं वहाँ का आपको उतने दिन का टैक्स पे करके जाना है। काफ़ी सारे भाइयों ने ऐसा भी सोचा होगा, आसिफ भाई मैंने तो आज तक टैक्स नहीं भरा, लेकिन जिस दिन पकड़ जाता है ना चेकिंग में, चेक पोस्ट पे या फिर चेकिंग में, तो सबसे पहले जो भी ऑफिसर्स होते हैं ना उन सबसे पहला उनका एक ही क्वेश्चन होता है, परमिट टैक्स लाओ। क्योंकि अगर आपकी उधर से स्टेट की गाड़ी है ना तो गाड़ी का नंबर देखने के बाद है ना आपसे एक ही सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ना वो होगा परमिट टैक्स को लेकर के। अगर आपके पास परमिट टैक्स ऑलरेडी है ना तो आप चालान से बच सकते हैं
और जो इस चीज़ का जो चालान आता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा समझ लो एक गाड़ी का आपका EMI निकल जाएगा। आपकी जो गाड़ी का EMI होगा ना उतना तक इसका चालान आता है। अब इस चालान को बचाने के लिए लोग है ना ये 100-150 रुपये के चक्कर में ना जो भी परमिट टैक्स होता है ना उसको पे करके जाते हैं। अब 100-150 रुपये अच्छे हैं क्या, फिर वो 5,000 10,000 का चालान अच्छा है क्या, 15,000 का। फिर जिस टाइप का आपको ऑफिसर मिल जाए उस हिसाब से आपको चालान हो जाएगा। अगर चालान नहीं बनना है तो आपको रूल्स फॉलो करने हैं। मैं टर्म एंड कंडीशन जितनी भी होती हैं वो सबको लीगल रखना है। इनलीगल कोई काम नहीं करना है, मतलब गलत काम कोई भी पेपर में नहीं रखना है। सारे पेपर लीगल रखने हैं, वैलिड रखने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी से लेकर के अपने तक सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखना है। अनवैलिड एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखना है। काफ़ी सारे भाई है ना जो पॉलिसी होती है ना उसको भी नहीं निकालते हैं। 100 रुपये 60 रुपये की 120 की इस टाइप की पॉलिसी आती है जो प्रदूषण PUC सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं ना, वो भी नहीं निकालते। लेकिन जब चेकिंग में पकड़े जाते हैं ना तो उनका 1,000 रुपये का 2,000 का चालान वहाँ पे भर देते हैं 100 रुपये के लिए। तो 100 रुपये की एक PUC सर्टिफिकेट होती है, उसको आपकी एक अब तो गवर्नमेंट ने 1 साल की कर दी है। आप 1 साल के लिए 100-120 रुपये, जो भी पेट्रोल CNG की कम आती है, डीजल की 120 रुपये आती है। तो 120 रुपये के चक्कर में 2,000 भरो, वो किसने कहा है। तो इन सब की कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।